हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे हमारे थाइमस ग्लैंड के बारे में। देखो, जो थाइमस ग्लैंड होती है ना आपकी, ये दो फंक्शंस करती है। एक तो आपका इम्यूनिटी में हेल्प करती है ये, और दूसरी इसका एंडोक्राइन फंक्शन भी है। एंडोक्राइन फंक्शन तो हमारी जो थाइमस ग्लैंड होती है वो एक तो लोअर साइड ऑफ द नेक या फिर अपर साइड ऑफ द चेस्ट में भी इसका थोड़ा बहुत पार्ट आ जाता है। थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग करने वाले ग्लैंड है, क्योंकि कभी कभी आपको थायरॉक्स में देखने को, थोरैक्स रीजन में देखने को मिलेगी, या फिर आपकी जो लोअर साइड ऑफ द नेक है वहां पर भी ये मिल सकती है। ठीक है, तो लोकेशन ऐसा वैरी नहीं करता है इसका, लेकिन कभी कभी हमें कंफ्यूजन होता है कि आपकी जो थाइमस ग्लैंड है वो एग्जैक्टली होती कहाँ पे। तो एक एक करके पॉइंट को डिस्कस करेंगे तब आपको क्लियर आ जाएगा आइडिया कि ये थाइमस ग्लैंड एग्जैक्टली होती कहाँ पे, इसका मेन फंक्शन क्या है हमारे बॉडी में। वैसे तो अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, फिर भी अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसका जो इम्पोर्टेंस है वो दोनों साइड में, मतलब आपको एक तो क्लिनिकली क्या इम्पोर्टेंट आ सकता है, इसके इम्यूनिटी वाइज जो डिसीजेस होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपके ऑटो इम्यून डिसीज होते हैं, उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। दूसरी चीज, अगर हम लोग इसको जब एडल्ट स्टेज में देखते हैं या फिर एडल्ट एज में देखते हैं तो इसका फुली डेवलपमेंट होता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी एडल्ट एज या फिर आपका जो लोअर साइड वाला पार्ट या फिर आपका मान लो कि जो ओल्ड एज वाला पार्ट होता है वो यहाँ पर जैसे जैसे ग्रो होता है, आपकी थाइमस ग्लैंड का जो साइज है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, वो ये रिप्लेस हो जाती है सिर्फ फैट से। ठीक है, इसका मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो आपकी बर्थ से होता है, इसी में आपका एक मेन रोल होता है इसका। जब तक ये आप एडल्ट स्टेज में आते हो, एडल्ट एज में आते हो, तब तक इसकी ऑलमोस्ट पूरी साइज ग्रो हो जाती है, और धीरे धीरे जैसे आपकी एज हो जाती है, बढ़ते होते, तो ये इसका साइज कम होते हुए दिखेगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थाइमस ग्लैंड के कुछ फीचर्स है जो हमें याद रखने। द थाइमस इट इज एन इम्पोर्टेंट लिम्फॉइड ऑर्गन। तो आपका जो थाइमस ग्लैंड है इट इज एन इम्पोर्टेंट लिम्फॉइड ऑर्गन्स भी है, विच इज सिचुएटेड इन द एंटीरियर एंड सुपीरियर मेडियास्टिना ऑफ द थोरैक्स। अब हमें एक चीज लग सकती है कि अगर हम लोग यहाँ पे ग्लैंड्स पढ़ रहे हैं हमारी एंडोक्राइन की, उसमें आपका लिम्फॉइड ऑर्गन हमें क्यों पढ़ना है। देखो, यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि इसके दोनों फंक्शंस होते हैं। एक तो आपकी थाइमस ग्लैंड से कुछ एंडोक्राइन फंक्शंस भी यहाँ पर प्ले होंगे। दूसरी चीज यहाँ पे ये लिम्फॉइड यानी कि आपकी लिम्फोड जो आपकी लिम्फोसाइट्स होते हैं उनको ये मैच्योर करने का भी काम करती है। ठीक है, तो इसीलिए दोनों साइड पे हमें इसको इम्पोर्टेंटली देखना है। तो एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे होगा इसका, इट इज सिचुएटेड एंटीरियर एंड द सुपीरियर मेडियास्टिना। तो मेडियास्टिनम का जो पार्ट है आपका एंटीरियर सुपीरियर का, उसी के बीच में यहाँ पर ये प्रेजेंट होती है ऑफ द थोरैक्स रीजन में, एक्सटेंडिंग अबो इनटू द लोअर पार्ट ऑफ द नेक। इसका मतलब है कि जब आप थोरैक्स पढ़ोगे तो भी आपको इसका कुछ पार्ट दिखेगा जो कि आपके मेडियास्टिनम में होगा, लेकिन इसका जो एक्सटेंशन होता है अपर साइड पे अगर आप देखोगे तो लोअर पार्ट ऑफ द नेक में भी ये एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, इट इज अ वेल डेवलप्ड एट बर्थ। ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है क्योंकि इसका जितना भी डेवलपमेंट होता है वो एट बर्थ होता है, या फिर जैसे आपकी एज बढ़ती है इसकी साइज बढ़ती है, और आपकी जैसे एज और बढ़ जाती है, मतलब आप जब बुढ़ापे की तरफ जाते हो तो इसका साइज और कम होने लगता है। इसलिए ये वेल डेवलप्ड सिर्फ बर्थ के टाइम होती है एंड कंटिन्यू टू ग्रो अप टू द प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी आने तक ये कंटिन्यू ग्रो करती है, एंड देयर आफ्टर इट अंडरगोज द ग्रेजुअल एट्रोफी एंड रिप्लेस्ड बाय द फैट। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जब आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी जो थाइमस ग्लैंड है उसका जो डेवलपमेंटल स्टेज होता है वो कैसे होता है, पहले बर्थ में या फिर आपके एट बर्थ कैसे होती है, ये फुली डेवलप होती है। जैसे जैसे आप ग्रो होते हो, प्यूबर्टी की तरफ जाते हो, तो इसका साइज बढ़ते जाएगा, और जैसे जैसे आप यहाँ पर एडल्ट एज से आपके ओल्ड एज में जाते हो तब इसका जो साइज है वो धीरे धीरे कम होता है, ये एट्रोफाइड होती है और धीरे धीरे ये रिप्लेस हो जाती है फैट से। ठीक है, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको याद रखना है। अब ये थाइमस ग्लैंड, थाइमस इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, तो इसमें दो लोब आपको नजर आएंगे, इट इज विच इज मेड अप ऑफ द टू पिरामिडल लोब्स ऑफ अनइक्वल साइज। ठीक है, यहाँ पे जो थायराइड हमने पढ़े थे तो थायराइड में आपके दोनों सिमेट्रिकल लोब थे, यहाँ पे क्या है, अनइक्वल साइज है। जैसे आपके एड्रेनल ग्लैंड अगर आप पढ़ोगे तो एड्रेनल ग्लैंड में भी आपको राइट साइड का ग्लैंड अलग है और लेफ्ट साइड का ग्लैंड अलग है, उसके रिलेशन भी अलग है। सेम यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये दो पिरामिडल लोब आपको तो नजर आते हैं, लेकिन दे आर द अनइक्वल साइज। ठीक है, विच आर कनेक्टेड टुगेदर बाय द अरियोलर टिश्यू। तो दोनों जो लोब होंगे एक अरियोलर टिश्यू की फाइबर से यहाँ पर कनेक्टेड होंगे एक दूसरे के साथ। Each lobe develop from the endoderm of the third pharyngeal pouch। अब थर्ड pharyngeal pouch से आपका क्या डेवलप हो रहा था, और आपकी पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है,
पैराथायरॉयड ग्लैंड। और कौन सी पैराथायरॉयड ग्लैंड? स्पेशली आपकी इंफीरियर वाले, ठीक है। सुपीरियर वाली पैराथायरॉयड कहाँ से डेवलप हो रही थी? आपकी फोर्थ फेरेंजियल पाउच से, ठीक है। तो ये थर्ड फेरेंजियल पाउच से आपकी थाइमस ग्लैंड भी यहाँ पर डेवलप होती है, विच इज ऑल्सो एंडोडर्मल इन ओरिजिन। इट लाइज ऑन द पेरिकार्डियम, ये पेरिकार्डियम पे प्रेजेंट होगी। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है इसके नीचे? ग्रेट वेसल्स। तीसरा है आपकी ग्रेट वेसल्स ऑफ द सुपीरियर मेडिस्टिनम एंड द ट्रकिया। तो तीन स्ट्रक्चर के ऊपर ये प्रेजेंट होती है। पहला पेरिकार्डियम, दूसरा है ग्रेट वेसल्स ऑफ द सुपीरियर मेडिस्टिनम और तीसरा है ट्रकिया, ठीक है। तो ये तीन रिलेशन आपको याद रखने हैं। द थाइमस वेट इज अबाउट 10 to 15 ग्राम एट बर्थ। तो ये वेट का भी थोड़ा वेरिएशन आपको ध्यान में रखना है। पहले जब बर्थ होगी बेबी की तो वहां पे आपको मिलता है ये 10 to 15 ग्राम। जैसे जैसे एज बढ़ती है आपकी 30 to 40 ग्राम एट प्यूबर्टी, ठीक है। ये दूसरा वेरिएशन हुआ। और इसके बाद में अगर आप आगे जाते हो तो ओनली 10 ग्राम आफ्टर द मिड एडल्ट लाइफ, मतलब जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी इसका वेट धीरे धीरे कम होता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो पहला एट बर्थ कितना है? 10 to 15 ग्राम। जैसे जैसे प्यूबर्टी आएगी आपकी 30 to 40 ग्राम हुआ होगा ये। और जैसे जैसे आपकी ओल्ड एज होती है या फिर एज बढ़ती है उसका साइज और वेट दोनों कम होता है, विच इज 10 ग्राम इन वेट, ठीक है। और धीरे धीरे करके ये एट्रोपाइड हो जाती है और रिप्लेस हो जाती है, इट रिप्लेस्ड बाय द फैटी टिश्यू, ठीक है, रिप्लेस्ड बाय द फैट। Thus, after puberty, it becomes the inconspicuous due to the replacement of by the fat. तो ये धीरे धीरे रिप्लेस हो जाती है फैट से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप डायग्राम में देखोगे तो ये आपकी मेडिस्टिनम का पार्ट है और ये यहाँ पे लोअर नेक का पार्ट है, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे ये आपकी लोअर नेक में भी एक्सटेंड कर रही है बराबर, ठीक है। ये दो लोब है इसके, जो दो लोब है वो आपके एरियोलर टिश्यू से यहाँ पर कनेक्ट होते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ये दो लोब है, ठीक है। और ये आपके मेडिस्टिनम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये मेडिस्टिनम में प्रेजेंट होते हैं। कौन सा आपका यहाँ पे तीन पार्ट यहाँ पर इसके साथ कनेक्टेड होते हैं। एक तो मेडिस्टिनम वाला पार्ट, एक ग्रेट वेसल्स है जो कि आपके सुपीरियर मेडिस्टिनम में प्रेजेंट होती है, और तीसरा होता है आपके ट्रकिया के साथ, ठीक है। अब इसका ब्लड सप्लाई देख लेते हैं। ब्लड सप्लाई में अगर आप देखोगे तो थाइमस इज सप्लाइड बाय द ब्रांचेस फ्रॉम द इंटरनल थोरैसिक आर्टरी एंड द इंफीरियर थायराइड आर्टरी, ठीक है। तो दो जगह से इसको ब्लड सप्लाई मिल रहा है, ब्रांचेस फ्रॉम द इंटरनल थोरैसिक एंड सेकंड विल बी द इंफीरियर थायराइड आर्टरी, ठीक है। द वेन्स ड्रेन इनटू द लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक, पहला है ब्रैकियोसेफेलिक, दूसरा है इंटरनल थोरैसिक और तीसरा है इंफीरियर थायराइड वेन। तो वेनस ड्रेनेज तीन जगह से हो रहा है। एक तो लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन, दूसरा है इंटरनल थोरैसिक वेन और तीसरा है इंफीरियर थायराइड वेन, ठीक है। तो ये तीन जगह से आपका वेनस ड्रेनेज हो रहा है। नर्व सप्लाई अगर आप देखोगे तो नर्व सप्लाई क्या है? द वैसोमोटर नर्व्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द स्टीलेट गैंग्लिया। कहां से आ रहा है आपका नर्व सप्लाई? वैसोमोटर का स्टीलेट गैंग्लिया से आ रहा है। द कैप्सूल इज सप्लाइड बाय द फ्रेनिक नर्व एंड बाय द डिसेंडेंस सर्विकैलिस, ठीक है। तो ये दो जगह से आपका कैप्सूल सप्लाई होता है, एक तो फ्रेनिक नर्व से और दूसरा है डिसेंडेंस आपका सर्विकैलिस से, ठीक है। अब यहाँ पे जो फंक्शंस है थोड़ा डिटेल दिए हैं फंक्शंस आपके बीडीसी में, क्योंकि आपकी जो ग्लैंड है आपकी इम्यूनिटी में भी पार्ट लेती है। तो द थाइमस कंट्रोल्स द लिम्फोपोएसिस, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया कंट्रोल, ठीक है। तो इसका जो कंट्रोल होता है, जो कि आपकी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती है आपकी बॉडी में, उसको एक तो जनरेट करने में हेल्प करता है, दूसरा इसको मैच्योर करने में भी हेल्प करता है। तो लिम्फोसाइट्स कितने प्रकार के होते हैं आपके? दो टाइप के। एक तो यहाँ पर टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स, और आपके बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो टी है, टी स्टैंड फॉर थाइमस एंड बी स्टैंड्स फॉर बोन मैरो। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके बी लिम्फोसाइट्स है ये बोन मैरो में तैयार होते हैं और बोन मैरो में ही मैच्योर होते हैं। लेकिन थाइमस में जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो आपके बोन मैरो में तैयार हुए और वहां से ट्रैवल करते हुए सर्कुलेशन से आपके थाइमस में आ गए और थाइमस से ये मैच्योर होके बाहर निकलते हैं।
लेकिन उनमें कुछ यहाँ पर डिफिकल्टी या फिर कुछ यहाँ पर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का भी पार्ट आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी जो आपकी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट यहाँ पर मैच्योर होते हैं उसमें से ऑलमोस्ट 95% को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है आपकी थाइमस को, या फिर इसको फिल्टर आउट करना पड़ता है, क्योंकि इसमें से जो आपकी लिम्फोसाइट्स है वो आपके एंटीजन मतलब खुद के एंटीजन को भी ये यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जो कि आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। अगर आपकी जो एंटीजन नॉर्मली आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं उनको भी अगर ये यहाँ पर आइडेंटिफाई करने लगेंगे तो ऑब्वियसली इसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बनेगी और उसको ये डैमेज कर सकेंगे, ठीक है। तो इसीलिए 95% जो होते हैं आपके टी लिम्फोसाइट ये डिस्ट्रॉय किए जाते हैं आपके थाइमस के द्वारा विद द हेल्प ऑफ फाइगोसाइटोसिस प्रोसेस, एंड जो 5% बचते हैं वही आपकी यहाँ पर सर्कुलेशन में आ जाते हैं। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे इसका फंक्शन ये होता कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पर द थाइमस कंट्रोल द लिम्फोपोएसिस एंड मेंटेन्स द इफेक्टिव पूल ऑफ द सर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट्स कॉम्पिटेंट टू रिएक्ट द इन्यूमरेबल एंटीजेनिक स्टिमुलस। सॉरी, इसका मतलब है कि जो इम्पोर्टेंट लिम्फोसाइट्स है वही आपकी ब्लड सर्कुलेशन में जाएंगे, ये पूल मेंटेन करता है। इट कंट्रोल्स द डेवलपमेंट ऑफ द पेरिफेरल लिम्फोइड टिश्यू ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द नियोनेटल पीरियड, मतलब ड्यूरिंग नियोनेटल पीरियड ये पेरिफेरल लिम्फोइड टिश्यू को यहाँ पर डेवलप होने में भी कंट्रोल करता है। बाय प्यूबर्टी द मेन लिम्फोइड टिश्यू आर फुल्ली डेवलप, तो प्यूबर्टी आने तक आपका लिम्फोइड टिश्यू ऑलमोस्ट पूरी तरह से डेवलप होता है। The cortical lymphocytes of the thymus arise from the stem cells of the bone marrow in origin। ये हम लोगों को पता है कि जो भी आपके बोन मैरो है वहां से आपके लिम्फोसाइट्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं या फिर डेवलप होते हैं। मोस्ट यानी कि 95% मोस्ट ऑफ द लिम्फोसाइट्स आपके यहाँ पर सिर्फ टी लिम्फोसाइट्स की बात हो रही है। तो इट प्रोड्यूस आर ऑटो एलर्जिक और शॉर्ट लिव। ऑटो एलर्जिक मतलब क्या होगा, ये वर्ड का जो मीनिंग है, जो आपके एंटीजन होते हैं जो खुद की बॉडी के एंटीजन है जो कि आपको यहाँ पर डिस्ट्रॉय नहीं करने होते हैं, ठीक है। तो इनको ये क्या करते हैं, ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, मतलब इसको ऑलरेडी हम लोग फैगोसाइटिस से मार देते हैं, क्योंकि ये जो मोस्ट ऑफ द लिम्फोसाइट्स है जो आपकी खुद के एंटीजन को आइडेंटिफाई कर रही है हमें नहीं चाहिए। ये क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये जिंदा रहेंगे तो आपकी एंटीजन जो खुद की बॉडी की उसी के अपोज में ये एंटीबॉडी क्रिएट हो जाएगी और आपकी जो एंटीजन है इसको आपके ऑर्गन के साथ साथ ये डैमेज कर देगी। तो इसीलिए जो ऑटो एलर्जिक वर्ड यूज किया है वो आपकी खुद के एंटीजन के लिए किया है। एंड दे आर द शॉर्ट लिव, तो इसका जो लिविंग पीरियड होता है वो ऑलमोस्ट 3 to 5 days का होता है। एंड नेवर मूव आउट ऑफ द ऑर्गन, मतलब ये आपके थाइमस ग्लैंड से बाहर जाने नहीं देते हम लोग। क्यों नहीं जाने देते, क्योंकि अगर ये एज इट इज बाहर गए तो क्या होगा, आपकी खुद के एंटीजन को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर एंटीबॉडी बनेंगे और उसको ये मार देंगे, उसके साथ ये आपकी ऑर्गन को भी डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका यहाँ पे फैगोसाइटिस के द्वारा आपका यहाँ पे डिस्ट्रॉय होना जरूरी होता है। दे आर डिस्ट्रॉयड विद इन द थाइमस, ये आपके थाइमस ग्लैंड में ही यहाँ पर डिस्ट्रॉय किए जाते हैं बाय द फैगोसाइटिस, ठीक है, बाय द फैगोसाइट्स। अब यहाँ पे देयर रेमनेंट्स आर सीन इन द हेसल्स कॉर्पस्कल, ये कभी कभी आपको यहाँ पर इसका रेमनेंट मिल जाता है जो आपकी इंपॉर्टेंट नहीं वाले, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट नहीं आपके बॉडी को, ऐसे टी लिम्फोसाइट्स आपके हेसल्स कॉर्पस्कल में इसके रेमनेंट आपको मिल जाता है। द रिमेनिंग 5% ऑफ द टी लिम्फोसाइट, तो जो 5% बचे हमारे, दे आर लॉन्ग लिव्ड, 3 months और मोर इसका लिविंग पीरियड होता है। एंड मूव आउट ऑफ द थाइमस टू जॉइन द सर्कुलेटिंग पूल ऑफ द लिम्फोसाइट्स वेयर दे एक्ट एज इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट बट अनकमिटेड सेल्स, ठीक है। तो ये इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट होते हैं जो आपकी एंटीजन को मार सकेंगे या फिर एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी क्रिएट कर सकेंगे, क्योंकि जो ये आइडेंटिफाई करेंगे वो एंटीजन कौन से होंगे, जो आपकी बॉडी को यहाँ पर हार्म करने वाले हैं, ठीक है। जो 95% टी लिम्फोसाइट्स है वो कौन से थे, जो आपकी बॉडी के एंटीजन को आइडेंटिफाई करने वाले थे। ये जो 5% होते हैं, ये जो आपकी सर्कुलेशन में बाहर आते हैं, ये ट्रेंड हो जाते हैं, ये आपकी खुद के एंटीजन को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। लेकिन अगर बाहर से कोई एंटीजन आ रहा है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस है, फंगस है, जो भी आपका एंटीजन आ रहा है, उससे एंटीजन को ये आइडेंटिफाई करने वाले 5% टी लिम्फोसाइट है, जो कि आपके ट्रेंड लिम्फोसाइट कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। एंड they can react to the any unfamiliar new antigen, जैसे मैंने बताया कि बाहर से कोई भी अगर एंटीजन आएगा तो ये रिएक्ट करने लगेंगे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड द
other circulating lymphocytes from the lymph node and spleen etc. are committed cells. ठीक है, ये committed होते हैं. They can mount an immune response only when exposed to the particular antigen. तो जो आपकी lymph node से spleen से जो भी हमारे एंटीबॉडीज या फिर एंटीजेंस निकलते हैं, एंटीबॉडीज निकलते हैं, लिम्फोसाइट्स निकलते हैं, वो क्या है, वो स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट ही काम करते हैं. ठीक है, इसलिए इसको कमिटेड सेल्स कहा गया है. ठीक है. दूसरी चीज क्या है, द थाइमिक lymphopoiesis, lympholysis and involution are all instinctively controlled. तो ये आपके थाइमस में पूरा कंट्रोल होता है. आपका lymphopoiesis, lympholysis and involution are instinctively controlled. The medullary epithelial cells of the thymus are thought to be secrets. ठीक है. अब यहाँ पे जो थाइमस से कुछ, यहाँ पे थाइमस की मेडुला से कुछ एपिथेलियल सेल्स जो होती है वो कुछ यहाँ पे और हार्मोन सीक्रेट करती है. उसमें आपका लिम्फोपोएटिन आता है विच स्टिमुलेट्स द लिम्फोसाइट प्रोडक्शन. ठीक है. तो जो आपकी थाइमस ग्लैंड है वो वहां से कुछ सिक्रेशंस निकलेंगे. पहला सिक्रेशन है आपका लिम्फोपोएटिन. लिम्फोपोएटिन क्या कर रहा है, विच स्टिमुलेट्स द लिम्फोसाइट प्रोडक्शन. ये लिम्फोसाइट प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर रहा है बोथ इन द कॉर्टेक्स ऑफ द थाइमस एंड इन द पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन. तो कहाँ पे ये यहाँ पर लिम्फोसाइट्स को यहाँ पर प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है. ये आपके कॉर्टेक्स में भी हेल्प कर रहा है. दूसरा पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन जो होते हैं वहां पर भी ये लिम्फोसाइट को प्रोडक्शन करने में हेल्प कर रहा है. ठीक है. दूसरा फैक्टर क्या है, द कॉम्पिटेंस इंड्यूसिंग फैक्टर. दूसरा कौन सा फैक्टर यहाँ से रिलीज हो रहा है, द कॉम्पिटेंस इंड्यूसिंग फैक्टर विच मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग न्यू लिम्फोसाइट्स कॉम्पिटेंट टू रिएक्ट द एंटीजेनिक स्टिमुलाई. तो यहाँ पे दूसरा फैक्टर है कॉम्पिटेंस इंड्यूसिंग फैक्टर, जो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, मेकिंग न्यू लिम्फोसाइट्स. ये न्यू लिम्फोसाइट्स को मेंटेन करने में, यहाँ पर प्रोड्यूस करने में यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है. नॉर्मली देयर आर नो जर्मिनल सेंटर्स इन द थाइमिक कॉर्टेक्स. मतलब ये जो अगर जर्मिनल सेंटर्स अगर आपके थाइमस ग्लैंड में प्रेजेंट हो गए तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. ठीक है. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होने के चांसेस बढ़ेंगे, यानी कि ये आपका जो जर्मिनल सेंटर्स ये एब्सेंट होना आपकी थाइमस ग्लैंड के लिए इम्पोर्टेंट है. अगर यहाँ पे थाइमस ग्लैंड में अगर जर्मिनल सेंटर्स प्रेजेंट हो गए तो आपके थाइमस ग्लैंड का जो भी फंक्शन है वो यहाँ पर डिस्टर्ब कर सकते हैं. ठीक है. तो ये आपके थाइमस ग्लैंड का डिस्क्रिप्शन हुआ. जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि जो थाइमस ग्लैंड होती है हालांकि बहुत छोटी ग्लैंड है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस भी दोनों तरह से, एक तो एंडोक्राइन इंपॉर्टेंस भी है और आपका यहाँ पे जो इम्यूनोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है वो भी होता है. क्योंकि जो 95% यहाँ पे टी लिम्फोसाइट्स ट्रेन होंगे वो हम लोगों को यहाँ पे मार देने हैं, और जो 5% है उसको ट्रेन करके आपकी ब्लड में छोड़ना है. यही फंक्शन आपकी मेन आपके थाइमस का होता है. ठीक है. तो ये वो आपके थाइमस ग्लैंड का डिस्क्रिप्शन. अब इसके बाद में जो हमारी लास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड बचती है वो है हमारी एड्रेनल ग्लैंड, जिसे हम लोग आगे के लेक्चर में कंसिडर करेंगे. ठीक है. थैंक यू.